नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है? ये नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित होता है, के पर बनाया गया है। जो नाभिकीय अभिक्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है नाभिकीय विखंडन और एक होती है नाभिकीय संलयन। ये जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है, ये चेन रिएक्शन होती है कि एक नाभिक टूटा, फिर दूसरा नाभिक भी टूट जाए, फिर तीसरा नाभिक भी अपने आप टूट जाए। तो ये श्रृंखला अभिक्रिया दो प्रकार से चलती है। एक होती है नियंत्रित, एक होती है अनियंत्रित। नियंत्रित और अनियंत्रित में ये अंतर होता है कि इसकी जो श्रृंखला अभिक्रिया है अनियंत्रित वाली, इसकी अभिक्रिया को फिर हम नियंत्रित नहीं कर सकते। एक बार अभिक्रिया स्टार्ट हो गई तो जब तक नाभिक रहेगा तब तक ये नाभिक, एक भी नाभिक बचा तब तक ये अभिक्रिया चलती रहेगी। ये हमारे नियंत्रण में नहीं होती, जैसे कि एटम बम में होती है। एटम बम में ये अभिक्रिया होती है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, इसकी अभिक्रिया की जो दर होती है वो हमारे कंट्रोल में रहती है, और यही अभिक्रिया हम किस में कराते हैं? नाभिकीय रिएक्टर में कराते हैं। इसमें जो श्रृंखला अभिक्रिया होती है उसकी दर को और उस अभिक्रिया को हम अपने आप से कुछ उपयोग लाकर उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो नाभिकीय रिएक्टर वेस्ट होता है वो नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर बेस्ड होता है। इसको देखते हैं, बनाते हैं ये किस तरीके से काम करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है नाभिकीय रिएक्टर का। तो सबसे पहले हम इसका कोर पार्ट बना लेते हैं, जहाँ पर नाभिकीय अभिक्रिया होती है। ये कोर पार्ट होता है इसका। कोर पार्ट में इसमें ईंधन का उपयोग किया जाता है। ईंधन इसलिए बोलते हैं कि ये इसे परमाणु भट्टी बोलते हैं, और भट्टी में ईंधन जलाया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर भी एक तरीके का यही है। इसमें रेडियो एक्टिव विघटन कराया जाता है, और रेडियो एक्टिव विघटन, ईंधन इसलिए बोल देते हैं कि एनर्जी उत्पन्न होती है ना, ऊष्मा, तो वो ईंधन को जलाने से होती है। वरना यहाँ पर क्या होता है, रेडियो एक्टिव विघटन होता है और उससे एनर्जी उत्पन्न होती है। तो ये जो छड़ें यहाँ पर लगाई जाती हैं वो ईंधन की लगाई जाती हैं, और ये होती हैं यूरेनियम की। दूसरा जो पार्ट होता है इसी के अंदर, कोर के अंदर, वो होता है मंदक का। अभी इनको समझेंगे किस तरीके का होता है। ये मंदक है। ये क्या है? मंदक। पहले इसको पूरा बना लेते हैं।
ये पार्ट ये इस तरीके का होता है। ये इस पूरे पार्ट को बोला जाता है कोर। अब हम इसके पार्ट को डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरीके से होता है। सबसे पहला इसका पार्ट होता है एसेंशियल पार्ट, ईंधन यानी फ्यूल। ईंधन क्या होता है? जिस पदार्थ का यानी कि जिसका रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन यानी कि इसका जो विघटन है कराया जाता है। और इसका जो यहाँ पर उपयोग किया जाता है वो क्या लिया जाता है? यूरेनियम 92, यूरेनियम 235। बहुत सारे आइसोटोप होते हैं, 92 यूरेनियम 238 भी होता है, तो 92 यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। ये वाला जो पार्ट है, ये छड़ें जो ब्लैक ब्लैक हैं, ये क्या है? ईंधन है। और वो कौन सा है? यूरेनियम 235। अब यहाँ पर एक बात और बता देते हैं, जो नेचुरल यूरेनियम होता है उसमें 92 यूरेनियम 235 ओनली 0.7% होता है, यानी कि 99.3% कौन सा रहता है? यूरेनियम 238। ये विखंडित नहीं होता है, ये विखंडित नहीं होता रिएक्टर में। वैसे तो हो जाएगा, करा लेंगे, लेकिन इस रिएक्टर में इसको आसानी से विघटित नहीं किया जा सकता। तो कौन सा उपयोग में आता है? ये तो सोच लीजिए कितना यूरेनियम लगाना पड़ता होगा। 0.7% ही काम में आता है। जैसे ही विघटन होने के बाद, इसका विघटन होने के बाद जब ये यूरेनियम 238 में बदल जाता है, फिर ये छड़ें बेकार हो जाती हैं, इनको हटा दिया जाता है और फिर नई छड़ें यहाँ पर लगाई जाती हैं। ये इन छड़ों का योग तब तक ही किया जा सकता है जब तक इनमें यूरेनियम 235 का आइसोटोप रहता है। जब ये आइसोटोप में बदल जाता है 200 और ये बच जाता है और इनका विघटन हो जाता है। मान लो 100 नाविक हैं, 100 नहीं 1000 ले लेते हैं, 1000 नाविक हैं, 1000 में से 7 तो होंगे 235 के और 993 होंगे 238 के, तो ये तो विघटित नहीं होंगे। वो 7 विघटित हुए, छड़ें बेकार हो गई, इनको हटा के दूसरी छड़ें यहाँ लगाई जाती हैं। अब इसमें जब इनको लिया जाता है तो ऐसा इंश्योर कर लिया जाता है पहले कि इसमें जो विघटन होगा यूरेनियम का, तो उसके लिए एक थर्मल न्यूट्रॉन रहे। थर्मल न्यूट्रॉन ही इनका विघटन कराता है। तो विघटन का आवश्यक शर्त क्या है कि इनका जो साइज लिया जाता है द्रव्यमान, क्रांतिक द्रव्यमान के से ज्यादा या बराबर होना चाहिए। अगर क्रांतिक द्रव्यमान से कम है तो विघटन नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसके लिए थर्मल इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, थर्मल न्यूट्रॉन नहीं मिलेगा। थर्मल न्यूट्रॉन का क्या काम है? जब ये यूरेनियम 235 है, 235, इस पे जब एक थर्मल न्यूट्रॉन बार इलेक्ट्रॉन आ रहा है जिसकी एनर्जी 0.235 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है, जब ये इस पे गिरता है तब ये विघटित हो जाता है बेरियम में और क्रिप्टॉन में। साथ में इसमें न्यूट्रॉन निकलते हैं। अब ये जो न्यूट्रॉन निकलते हैं ये दूसरे यूरेनियम पर मिलेंगे। ये 3 न्यूट्रॉन निकले, ये दूसरे यूरेनियम पर, इस पर और इस पर, इन पर मिलेंगे ये। और जब इन पर ये मिलेंगे तो इनका विघटन होगा, तो इनसे और 3 न्यूट्रॉन निकलते जाएंगे। ये अभिक्रिया को क्या करते जाएंगे? आगे बढ़ाते जाएंगे। लेकिन तभी जब ये जो न्यूट्रॉन निकले हैं ये इनका विघटन करा पाए तभी तो हो पाएगा। लेकिन अगर इन्होंने इन यूरेनियम का विघटन नहीं कराया तो रिएक्शन यहीं पर स्टॉप होगी, नहीं आगे रिएक्शन। तो क्या लिया जाता है कि ये जो न्यूट्रॉन है इनकी एनर्जी होती है लगभग 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। अब 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.0235 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की में बहुत ज़्यादा अंतर है, यानी ये बहुत तीव्रगामी न्यूट्रॉन है। ये इनसे विखंडन हो जाएगा, इसके चांसेस बहुत कम रहते हैं, वरना तो ये पार करके निकल जाएंगे, ये होगा ही नहीं विखंडन। तो इसमें जब विखंडन कराना है तो इसका मतलब इनकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। वो कैसे कम होगी? अब जब न्यूट्रॉन यहाँ से निकला वो किसी से टकरा कर अपनी एनर्जी को खत्म कर दे, तो उसके टकराने के लिए यहाँ पर ये भरा जाता है मंदक पदार्थ।
यूरेनियम से न्यूट्रॉन निकला विखंडन के बाद में, एक न्यूट्रॉन तो थर्मल इलेक्ट्रॉन, इसको जब भरते समय इंश्योर कर लिया जाता है कि एक न्यूट्रॉन थर्मल इन पे इंसिडेंट हो जाएगा। तो जब इन पे इंसिडेंट हुआ और रेडियो एक्टिव विघटन हुआ, उससे जो न्यूट्रॉन निकले उनकी एनर्जी ज़्यादा है, तो उसकी एनर्जी को कम करने के लिए यहाँ पर मंदक लगाया जाता है। तो दूसरा यहाँ पर जो असेंशियल पार्ट है इसका वो क्या है, मंदक। इनको मॉडरेटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मॉडरेटर। इसका काम क्या होता है, निकले न्यूट्रॉन की ऊर्जा घटाना, और घटाकर कितने पर ले आना, 0.0235 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर लाना, जिससे कि विखंडन हो सके। अगर 0.0235 से ज़्यादा हुई तो विखंडित होने के चांसेस कम है। जितनी हाई एनर्जी रहेगी न्यूट्रॉन की उतनी विखंडन के चांसेस कम रहेंगे। तो मंदक के रूप में यहाँ पर जो लिया जाता है, H2O का भी उपयोग किया जा सकता है, जल का, D2O भारी जल का भी उपयोग किया जा सकता है, ग्रेफाइट की छड़ें भी लगाई जा सकती हैं, और लिक्विड सोडियम का भी उपयोग किया जा सकता है। तो ये जो होता है यहाँ पर जो भरा होता है, ये क्या होता है, मंदक। और ज़्यादातर ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। वैसे भारी जल भी यूज किया जा सकता है, जल भी यूज किया जा सकता है, लिक्विड नाइट्रोजन, बेरिलियम भी लगाया जा सकता है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये यहाँ पर मंदक का काम क्या है, जो विखंडन के बाद जो न्यूट्रॉन निकले हैं उनकी ऊर्जा ज़्यादा है, उनकी ऊर्जा को ये कोलिजन से टकराएगा तो इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, और जब दूसरे नाभिक पे पहुंचेगा तब इसकी एनर्जी इतनी कम हो चुकी होगी कि ये 0.235 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर में रहेगी, और उसके बाद में इसका क्या हो जाएगा, ये अगले नाभिक को विखंडन करा पाएगा, चांसेस ज़्यादा रहेंगे विखंडन कराने के। अब जब ये अभिक्रिया होती है तो ये अभिक्रिया ऐसे होती है, यहाँ लिख लेते हैं, चलो इस अभिक्रिया को इधर, 92 यूरेनियम 235, इस पे एक न्यूट्रॉन गिरा तो पहले तो ये बदल जाता है 92 यूरेनियम 236 में, ये अस्थायी होता है, फिर बनता है बेरियम और क्रिप्टॉन। ये 56 BA 141 और ये 36 BA 92 प्लस 0N1, ये 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, साथ में ऊर्जा निकलती है। एक नाभिक का विखंडन होने से लगभग 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ऊर्जा निकलती है। इतनी ऊर्जा निकलेगी तो यहाँ बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। तो क्या किया जाता है, यहाँ से कोल्ड वाटर, ठंडा पानी सप्लाई किया जाता है। अब ये जब ठंडा पानी चलता है इसमें, तो यहाँ से ये पानी इसमें चला, ये कोल्ड वाटर इसमें चला, और कोल्ड वाटर से ये वाला इसका चैम्बर बनने लगता है। ये अब जब यहाँ पर एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो इधर से कोल्ड वाटर आ रहा है, ये तो ये गर्म हो जाएगा। अब जब ये गर्म हो जाएगा, और ये गर्म कितना हो जाता है, लगभग 500 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस से, इससे भी ज़्यादा गर्म हो जाता है। अब इधर एक इसका आउटलेट निकाल देते हैं, यहाँ से वाटर चलता है, और इस पाइप को बेंड करा के रखते हैं। बेंड करा के क्यों, इतने पोर्शन को बोला जाता है हीट एक्सचेंजर, यानी कि ऊष्मा का आदान प्रदान करना। यहाँ से इसमें वाटर सप्लाई होता है, नॉर्मल वाटर। अब ये जब नॉर्मल वाटर होता है तो इसमें ये वाटर भरने लगता है, इस वाले चैम्बर में वाटर भर जाता है। जब इस वाले चैम्बर में ये नॉर्मल वाटर है, और ये जो पाइप में वाटर आ रहा है यहाँ से, इधर से हॉट वाटर, तो ये जो हॉट वाटर आ रहा है यहाँ पर, वो ठंडे वाटर को अपनी एनर्जी देगा, क्योंकि ये तो 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड का गर्म है और ये नॉर्मल है, तो यहाँ पर हीट ज़्यादा। अब इसको ऐसा मोड़ के क्यों रखते हैं, क्योंकि मोड़ेंगे तो इसमें ये ज़्यादा समय तक इसके संपर्क में रहेगा। सीधा पाइप होगा तो जल्दी पानी इधर पहुँच जाएगा, यहाँ पर देखो ज़्यादा टाइम लगेगा इसको पहुँचने में, यहाँ पर तो ज़्यादा देर तक संपर्क में रहेगा। अब क्या होता है, जब ये हीट एक्सचेंजर जो है
इससे ये पानी गर्म होता है। अब चूंकि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बहुत ऊर्जा देता है, तो ये पानी भाप में बदलने लगता है। ये पानी भाप में, और ये भाप इधर से निकलती है। अब यहाँ से निकलने वाली भाप को, यहाँ से निकलने वाली भाप को ये जो टरबाइन लगी हुई है, ये क्या है? टरबाइन। इस टरबाइन पे डाला जाता है। टरबाइन बाहर एक आर्मेचर कुंडली से जुड़ी होती है, इधर एक मैग्नेट लगी होती है नॉर्थ साउथ में। और जैसे ही ये टरबाइन घूमती है, ये टरबाइन कैसी होती है, यहाँ से भाप इस पे गिरती है आगे, और भाप क्या करती है, टरबाइन को घुमाती है। तो यहाँ से ये कुंडली घूमती है और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है इधर। अब यहाँ से जो भाप इससे टकराकर ठंडी होती है भाप, क्योंकि जब ये घुमाने में अपनी एनर्जी तो खत्म करेगी, तो ये ठंडी हो जाएगी भाप। तो उससे जो निकलने वाला वाटर है वो गर्म होकर आने लगता है, वो जो वाटर है वो गर्म होकर आने लगता है। और यहाँ पर लगाया जाता है एक कंडेंसर, संघनित्र, जो क्या काम करता है, इस गैस को कम कंडेंस्ड कर देता है। कंडेंस्ड करने का मतलब हो गया इसका प्रेशर बढ़ा देता है, और उसकी वजह से ये कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो यहाँ से ये ठंडा वाटर वापस इसमें सप्लाई होने लगता है, और फिर ये गर्म होता है इससे, और यहाँ से भाप बनती रहती है। यानी जो भाप बनी थी वो वापस वाटर में कन्वर्ट होके, संघनित होके इधर सप्लाई कर दिया जाता है। दूसरा, यहाँ से जो पंप से वाटर दिया था, इसने हीट ली थी यहाँ से, और गर्म होके इसने हीट का आदान प्रदान इस बाहर वाले वाटर से किया, और खुद ठंडा होकर यहाँ पर आ गया। ये पूरा पंप सिस्टम होता है। ये पूरा क्या होता है, पंप सिस्टम। इस पंप सिस्टम से इसमें वाटर फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। जब यहाँ से पानी आता है तो यहाँ से ये कंट्रोल किया जाता है। अब ये जो पानी वापस यहाँ गया, यहाँ से गर्म होके आया, गर्म होके इसने इस वाले पानी को भाप में बदला, भाप से टरबाइन में गया, और टरबाइन से फिर ठंडा होके पानी इधर यहाँ गया, और ये वाला पानी वापस इधर चला गया। तो इसने जो पानी यहाँ गया है, इसने किसका काम किया है, हीट को यहाँ से ले जाने का, यानी इस चैम्बर को ठंडा करने का। यहाँ से ठंडा पानी आता है, हीट लेके इधर चला जाता है, तो इसको ठंडा बनाए रखता है। तो ये एक एसेंशियल पार्ट है जिसको हम बोलते हैं शीतलक। शीतलक क्या काम करता है, न्यूक्लियर चैम्बर से हीट को, यहाँ पर जहाँ ये जो वेपर सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर में ले जाना, ये यहाँ पे रखता है। और इसको एक लाइन में बोलें तो ये नाभिकीय रिएक्टर को ठंडा बनाए रखता है। क्या बनाए रखता है, ठंडा बनाए रखता है। रिएक्टर को कैसा बनाए रखता है, ठंडा, वरना तो यहाँ पर बहुत गर्म हो जाएगा। अब इसके रूप में क्या क्या उपयोग, अभी मैंने एग्जांपल लिया है, वाटर होता है, तो इसके रूप में H2O, भारी जल यानी D2O का उपयोग किया जाता है। एयर भी उपयोग में लाई जा सकती है, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी उपयोग किया जा सकता है। लेकिन ऐसा पदार्थ चुना जाता है जिसकी विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा हो, यानी कि वो ऊर्जा तो ज़्यादा ले और टेम्परेचर कम हो। जैसे मान लो एक पदार्थ है, ये एक पदार्थ है B, दोनों 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर हैं। अब हमने इसका टेम्परेचर 12 डिग्री सेंटीग्रेड करना है, इसका भी 12 डिग्री सेंटीग्रेड करना है। ये ले रहा है 20 जूल, ये ले रहा है 30 जूल। कौन अच्छा हुआ, ये, क्योंकि इसका टेम्परेचर दोनों का बढ़ रहा है। इसका 30 जूल में तो बढ़ के 12 से और ज़्यादा हाई हो जाएगा। तो टेम्परेचर कम बढ़े और ऊर्जा ज़्यादा ले, यानी कि विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होनी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है, H2O की। तो अच्छा शीतलक कौन है, अच्छा शीतलक वह है जिसकी उच्च विशिष्ट ऊष्मा है। जिसकी विशिष्ट ऊष्मा कैसी है, विशिष्ट ऊष्मा उच्च किसकी है, वाटर की सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा होती है। तो इसीलिए सबसे अच्छा शीतलक किसे माना जाता है, H2O के लिए, वाटर के लिए, इस तरीके से। तो ये इसका सिस्टम होता है। अब एक चीज आती है कि अभिक्रिया
को ये नियंत्रित कैसे हुई अभिक्रिया, नियंत्रण कहाँ हुआ है इसका अभिक्रिया का। तो अभिक्रिया का जो नियंत्रण, अभी जैसे हमने ये अभिक्रिया लिखी थी, एक इससे 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, ऐसे ही फिर और अगले 1 से 3 निकलेंगे, तो ऐसे बढ़ती जाएगी। और अभिक्रिया की रेट किस पे निर्भर करती है, अभिक्रिया की दर किस पे कर रही है, निकले न्यूट्रॉन की संख्या पर। तो हमें इनके न्यूट्रॉन की संख्या को नियंत्रित करना है। तो इनकी जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो नियंत्रित करने के लिए नियंत्रक क्षणें उपयोग की जाती हैं। क्या उपयोग किया जाता है, नियंत्रक क्षणें। तो अगला इसका असेंशियल पार्ट है नियंत्रक क्षणें। तो नियंत्रक क्षणें कैसी होती हैं, ये नियंत्रक क्षणें ये लगी होती हैं। नियंत्रक क्षणें पहले तो किन की बनाई जाती हैं, जो न्यूट्रॉन के अच्छे अवशोषक होते हैं, जो न्यूट्रॉन के अच्छे क्या होते हैं, अवशोषक होते हैं। जैसे कैडमियम, जो कैडमियम है वो न्यूट्रॉन का बहुत अच्छा अवशोषक है। ये कैसे रेट नियंत्रित करती हैं, ये एक पैनल होता है पूरा, जो छड़ें लगी होती हैं, इस पैनल को ऊपर नीचे किया जा सकता है। और ये कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, प्रोग्रामिंग फिक्स होती है, यहाँ कोई आदमी इसको ऊपर नीचे नहीं करता है। कंप्यूटराइज सिस्टम में ये चलता है कि जब हमें इसको नीचे करना होगा, या यहाँ फिक्स कर दिया जाता है कि अगर 500 डिग्री टेम्परेचर आए तो ये आधा पैनल आ जाए, यानी ये इसके आधे एरिया को घेर लें। और जब टेम्परेचर 700 पहुंच जाए तो ये थोड़ा और नीचे 75 3/4 घेर लें। और अगर 800 टेम्परेचर पहुंच जाए तो ये पूरा पैनल सटाक से नीचे आ जाए, अभिक्रिया बंद हो जाएगी, पूरे शट ऑफ। कैसे होती है कि अगर मान लो अभी इस पूरे से 10⁵ न्यूट्रॉन पर सेकंड निकल रहे हैं, तो कुछ हीट उत्पन्न होगी। अब ये पैनल इतने पर ही है, हाफ पर है। अगर इसको ऊपर कर देंगे तो मान लो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 2 गुनी, तो अभिक्रिया की रेट बढ़ जाएगी। पैनल को बिल्कुल ऊपर कर दिया तो मान लो 12 गुनी हो गई, तो अभिक्रिया की रेट और बढ़ जाएगी। अब अभिक्रिया की रेट बढ़ेगी तो ऊर्जा भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि एक नाभिक से 200 निकल रही है। अगर मान लो इतने नाभिक होंगे तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलेगी। तो उस ऊर्जा को कंट्रोल करने के लिए ये नियंत्रित क्षणें लगाई जाती हैं। ये न्यूट्रॉन की संख्या को कंट्रोल करती हैं, न्यूट्रॉन की संख्या को कंट्रोल करती हैं। ये किसकी होती हैं, कैडमियम की। अब जैसे मान लो कि अगर इनको बिल्कुल नीचे कर दिया तो ये सारे न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेंगी, अभिक्रिया बंद हो जाएगी। ऊपर कर दिया तो अभी इतने पोर्शन के न्यूट्रॉन को अवशोषित कर रही होंगी, और इतने से जो न्यूट्रॉन निकल रहे होंगे वो अपनी अभिक्रिया को बढ़ाते रहेंगे। तो इस पैनल का काम होता है अभिक्रिया की स्थायी रेट बनाए रखना। अगर ज़्यादा एक्सचेंज हो रहा है न्यूट्रॉनों का, तो फिर ये इसको नीचे कर दिया जाता है, तो कम न्यूट्रॉन विखंडित करते हैं, और नीचे कर देंगे तो कम न्यूट्रॉन विखंडित करेंगे। तो इस प्रकार ये नियंत्रक क्षणें अभिक्रिया को नियंत्रित करती हैं। न्यूट्रॉन की संख्या को कंट्रोल कर लिया तो अभिक्रिया भी नियंत्रित हो जाएगी। अभिक्रिया को नियंत्रित, जब ये बिल्कुल शट डाउन करना होता है, इस पैनल को पूरा नीचे कर देते हैं, तो जितने भी यहाँ पर न्यूट्रॉन आ रहे होते हैं वो सब अवशोषित हो जाते हैं, और अभिक्रिया कैसी हो जाती है, बंद हो जाती है। अब एक चीज और, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है, इसका विघटन हो रहा है, तो यहाँ से रेडियो एक्टिव रेडिएशन भी होगा, अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन होगा। तो इस विघटन से बचने के लिए इसके चारों ओर कंक्रीट की मोटी दीवार बनाई जाती है। कंक्रीट की एक मोटी दीवार बनाई जाती है। ये कंक्रीट की मोटी दीवार, ये क्या है, कंक्रीट की मोटी का मतलब कितना हो गया, लगभग 1 मीटर मोटाई, चौड़ाई नहीं, 1 मीटर मोटी। 1 मीटर मोटी ये कंक्रीट की दीवार होती है, जिससे कि यहाँ जो विघटन का रेडिएशन होता है वो बाहर ना जा पाए। तो बस एक बार जल्दी से देख लेते हैं। ये ईंधन का काम करता है, जिसका रेडियो एक्टिव विघटन होता है, और रेडियो एक्टिव विघटन से ये न्यूट्रॉनों की संख्या को
उत्सर्जित करता है, जिनकी एनर्जी लगभग 2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इस एनर्जी को 0.0235 तक लाने के लिए मंदक के रूप में ग्रेफाइट या भारी जल का उपयोग कर लिया जाता है। जब ये अभिक्रिया होती है तो बहुत सारी हीट निकलती है, और इस हीट को एब्जॉर्ब करके यहाँ से जो वाटर आ रहा होता है वो यहाँ से पंप से जाके यहाँ पर ठंडे वाटर को वेपर में बदलता है, और ये वेपर यहाँ टरबाइन पे गिरती है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है इधर, और ये वापस संघनित होके अपनी जगह आ जाता है। और यहाँ से जो गर्म वाटर गया था वो वापस यहाँ हीट इसने दे दी तो आप ये ठंडा हो जाएगा। और यहाँ पर भी पंप सिस्टम में कंडेंसर लगा होता है जो इसको थोड़ा ठंडा करता है, तो यहाँ से ठंडा फिर वापस आ जाता है। अभिक्रिया की दर डिपेंड करती है न्यूट्रॉनों की संख्या पर, तो उसको नियंत्रित करने के लिए ये छड़ें लगी होती हैं, ये कैडमियम की छड़ें होती हैं, नियंत्रित छड़ें। और इनको सिस्टम जो कंप्यूटराइज सिस्टम होता है उसमें प्रोग्रामिंग फिक्स होती है, उसके द्वारा इसको ऊपर नीचे करके जब ये बिल्कुल नीचे है तो अभिक्रिया बिल्कुल बंद है, और जब ये ऊपर होता जाता है तो अभिक्रिया की रेट बढ़ती जाती है। ये न्यूट्रॉनों की संख्या जितना अंदर होगा ये पैनल, उतनी ज्यादा संख्या को ये अवशोषित करेगा। तो इस तरीके से इसका पूरा प्रोसेस चलता है, और इससे रेडिएशन से जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन है उससे विकिरण से बचने के लिए यहाँ कंक्रीट की मोटी दीवार लगाई जाती है।